नमस्कार दोस्तों, मैं आर के चौरसिया आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल 4G मैथमेटिक्स क्लासेज में, जहां हम सब सीखते हैं, अध्ययन करते हैं और ज्ञान की दुनिया में सफ़र करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 12th मैथ के पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन को देखने वाले हैं और ये पहले चैप्टर का ये पहला लेक्चर है। इसमें हम लोग बेसिक बातें कवर करेंगे और चूँकि ये वीडियो पहला है तो इसमें जो भी विद्यार्थी 2024 में या 25 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले हमको जानकारी होनी चाहिए क्लास 12th मैथ में कितने यूनिट पढ़ने हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं इकाई यानी कि यूनिट। तो पहला यूनिट रिलेशन एंड फंक्शन है और इससे आपको टोटल नंबर जो पूछा जाता है पहला यूनिट से 10 नंबर का है। दूसरा यूनिट जो है वो बीज गणित है। इसमें 2 चैप्टर आते हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। ये जो बीज गणित है इसमें से टोटल नंबर जो पूछे जाते हैं 13 नंबर आपका बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आएंगे और इसमें भी 2 चैप्टर है, चैप्टर 3 और चैप्टर 4। तीसरा यूनिट जो है वो कलन शास्त्र है और इससे जो टोटल प्रश्न है अब जो नए सिलेबस के अनुसार, नए पैटर्न के अनुसार 40 नंबर के पूछे जाएंगे और इसमें जो टोटल चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 और चैप्टर 9, यानी कि टोटल 5 चैप्टर इस कलन शास्त्र से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैलकुलस। तो कैलकुलस से टोटल 6 चैप्टर आएंगे, यानी कि कैलकुलस में 5, 6, 7, 8, 9 और टोटल नंबर जो है वो 10 नंबर है। सदिश एवं त्रिविमीय ज्यामिति यानी वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री से टोटल नंबर जो आएंगे वो 18 नंबर है और इसमें 2 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11। इससे टोटल नंबर जो है वो 18 है। और रैखिक प्रोग्रामन जिसको हम लोग LP या कई लोग इसको LPP बोलते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग यानी लीनियर प्रोग्रामन, और इससे टोटल नंबर जो है वो 9 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो रैखिक प्रोग्रामन आप देख रहे थे इसको लीनियर प्रोग्रामिंग LPP बोला जाता है। ये टोटल नंबर है, ये 10 नंबर के पूछे जाते हैं। और आपके पास जो लास्ट यूनिट जो छठा यूनिट है वो क्या है, वो है प्रायिकता। इससे टोटल नंबर है 10। अगर इसको टोटल का सम किया जाए तो कितना आएगा जी, 100 आने वाला है। आप इसको ऐड करके देख सकते हैं। तो टोटल हम लोग क्लास 12th में इकाई पढ़ना है वो 6 यूनिट पढ़ना है और टोटल नंबर जो है वो 100। हम लोग इसको समझ लेते हैं। इसमें आप देखिएगा आपका जो मैथ टोटल है वो 2 भागों में है, यानी कि पुस्तक जो है वो 2 भाग में है, ये भाग 1 और भाग 2। तो भाग 1 में जो है आपको 6 चैप्टर है, ये दोनों को हम लोग पहले यूनिट में कवर करेंगे। ये पहला यूनिट है और इन दोनों को मिला करके दूसरा यूनिट बना है, ये पहला यूनिट। और ये जो आप देख रहे हैं 5, 6, 7, 8, 9 मैंने बताया, ये कलन शास्त्र के अकॉर्डिंग आते हैं, उसके अंतर आते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा जो क्लास 12th का जो मैथ है वो कितने भागों में बटा है, तो 2 भागों में बटा है। एक ये वाला पार्ट और इसमें जो टोटल चैप्टर है 6 चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद दूसरा पार्ट जो आप देखिए, तो दूसरे पार्ट जो है मैथ जो है क्लास 12 का मैथ 2 पार्ट में है। तो दूसरे पार्ट में हम लोग समाकलन से स्टार्ट होगा, यानी कि आप देख रहे हैं कि पहले एक्सरसाइज में 1 से लेकर के 6 तक जा रहा है पहले पार्ट में मैथ के, और दूसरे पार्ट में जो है वो कहाँ से, एक्सरसाइज 7 से लेकर के 13 तक। ठीक है, ये जो है 9 तक तो आपको बोला गया था कैलकुलस के अंतर्गत आते हैं और ये यूनिट नंबर 3 में आते हैं। और ये जो है आपके पास यूनिट नंबर 4 है और ये यूनिट 5 है और ये यूनिट 6 है। आपने जो यूनिट 6 यूनिट बताया गया था और इसमें आपको 2 यूनिट, इसमें 2 चैप्टर जो है वो फर्स्ट पार्ट में है और 3 चैप्टर इसमें है। तो आप समझ पा रहे हो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्लास 12th जो है, क्लास 12th का जो मैथ है, अगर आप देखोगे क्लास 12th मैथ ये 2 पार्ट में बटा हुआ है। इसमें आ जाएगा पार्ट 1 और दूसरा है पार्ट 2। पार्ट 1 में जो है चैप्टर 1 से लेकर के 6 तक है और इसमें जो है 7 से लेकर के 13 चैप्टर तक है। आप समझ पा रहे हैं। अब ये हम लोगों ने चैप्टर की बात की, कुछ बेसिक जो है समझ लेते हैं। हमारा जो मैथमेटिक्स के बुक है उससे रिलेटेड वो मैथमेटिक्स। तो अगर आपसे कोई पूछेगा प्रश्न, आपको सिंपल प्रश्न इस तरीका से हम करते हैं, क्लास 12th के गणित विषय के कितने भाग हैं। तो आप अभी आपने देखा कि इसके कितने भाग हैं, तो कक्षा 12 में गणित के 2 भाग हैं।
ठीक है। तो क्लास 12th का जो मैथ है उसको कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। ये सामान्य प्रश्न है, अभी इस पर आपको लिखना नहीं है। लिखने के लिए जब बोला जाएगा तब आप लिखिएगा। थोड़ा सा बेसिक जानकारी हम लोग को होना चाहिए, इसलिए मैं ये बातें बता रहा हूँ। और कक्षा 12 के गणित में कितने अध्याय हैं? तो अभी आपने देखा कि जो फर्स्ट पार्ट था, तो फर्स्ट पार्ट में जो आप देखे थे उसमें जो चैप्टर थे वो कितने थे? 1 से लेकर के 6 तक। और सेकेंड पार्ट में जो चैप्टर थे 7 से लेकर के 13 तक। यानी कि हमारे कक्षा 12th के गणित में जो अध्यायों की संख्या है वो क्या है? तो टोटल 13 है, जिसमें 6 अध्याय पहले भाग में है और 7 अध्याय जो है दूसरे भाग में है। आप लिख लीजिए, इसमें जो दूसरे भाग में 7 अध्याय, 7 से लेकर के 13 तक ये 7 अध्याय होते हैं और 1 से 6 तक तो 6 होता ही है। तो आपको यहाँ बेहतरीन तरीका से बताया गया कक्षा 12 गणित में कितने अध्याय होते हैं। तो आपको 13 अध्याय होते हैं, जिसमें से 6 अध्याय पहले भाग में और 7 अध्याय दूसरे भाग में। तो आप जोड़ लो, 6 और 7 13। और दूसरा सामान्य प्रश्न ये है कि कक्षा 12th के गणित में कौन सा अध्याय सबसे महत्वपूर्ण है? आपको समझना है कि कौन सा अध्याय जो है सबसे महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 3 में तो महत्वपूर्ण की बात किया जाए तो हम लोग इसमें महत्वपूर्ण मान सकते हैं सदिश बीजगणित और सारणिक, समाकलन और त्रिविमीय ज्यामिति, जिसको 3D ज्योमेट्री कहा जाता है या त्रिआयामी ज्यामिति, सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है। तो आपको यहाँ पर पता चला कि सर ये जो सदिश है ये भी इम्पोर्टेंट है, समाकलन, ये सारे के सारे जो है इम्पोर्टेंट है। कैलकुलस तो इम्पोर्टेंट है, ये है, लेकिन उसमें से मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। कक्षा 12 के गणित के सबसे आसान चैप्टर कौन सा है? तो अगर आपसे बात किया जाए जो 13 चैप्टर है उसमें सबसे आसान जो है वो कौन सा अध्याय है? तो सबसे आसान अध्याय जो है सदिश बीजगणित है, वेक्टर माना जाता है, सबसे आसान है और मज़ा भी आता है पढ़ने में। और आपको मैं ऐसे बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ाऊँगा कि आपको पढ़ करके मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कक्षा 12 के गणित के सबसे कठिन अध्याय कौन सा है? तो कठिन अध्याय में समाकलन के अनुप्रयोग, समाकलन भी है थोड़ा सा, और त्रिविमीय ज्यामिति, और अध्याय 13 जो है प्रायिकता। ये जो है क्लास 12 के अति महत्वपूर्ण जो है ना चुनौतीपूर्ण अध्यायों में से एक है। तो समाकलन के अनुप्रयोग बोल सकते हैं, समाकलन को भी आप ऐड कर सकते हैं। और 3D ज्योमेट्री जो है, क्योंकि इसमें चीज़ें दिखाई नहीं देता है और हम लोग उसको फिगर भी बनाते हैं तो उतना बेहतरीन तरीका से बोर्ड पर 3D फिगर नहीं बन पाता है, इसलिए समाकलन के अनुप्रयोग और समाकलन बोल सकते हैं। और त्रिविमीय ज्यामिति और जो अध्याय 13 है जिसका नाम प्रायिकता है, ये भी थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण है। तो आपने अभी जाना कि हमारे 12 मैथ में कितने भाग हैं और कितने अध्याय हैं, कौन सा अध्याय जो है महत्वपूर्ण है, कौन सा अध्याय आसान है और कौन सा अध्याय कठिन है, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानें। तो आज का जो वीडियो है हम लोग मेनली पढ़ने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन। और रिलेशन एंड फंक्शन जानने से पहले कुछ और भी बातें को जानना पड़ेगा। तो अगर आपको ये बातें समझ में आ रही है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं जो हमारा क्लास 12 का पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, उसका पहला लेक्चर हम लोग देख रहे हैं। और रिलेशन एंड फंक्शन जानने से पहले क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा सेट, समूचे, उससे रिलेटेड, यानी हम यूँ कहें कि क्लास 12th मैथ को स्टार्ट करने से पहले पहला चैप्टर जो रिलेशन एंड फंक्शन है उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को इन सब टॉपिकों के बारे में जान लेना अति महत्वपूर्ण है, इसको जान लेना चाहिए। पहला तो समूचे, और दूसरा जो है समूचे का अवयव किसे कहते हैं, एलिमेंट ऑफ सेट क्या होता है, समूचे के प्रकार और उप समूचे, और एप्साइलन जो है इस तरीक़ा से बोलते हैं एप्साइलन या एप्साइलन नॉट, ये सब जो हम लोग हैं, और इसको लोग बिलोंग्स टू, इसको डज नॉट बिलोंग्स टू बोलते हैं। आगे चल करके इन सिंबल के बारे में जान लेंगे। क्रमित युग्म क्या होता है और समूचयों के कार्तीय गुणन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारा जो पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन को समझने के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बहुत बेहतरीन तरीक़ा से आपको समझाने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आप चाहते हैं कि कम समय में आपका मैथ का तैयारी हो जाए तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। और पूरे जो बोर्ड एग्जाम में इस अध्याय से जितने भी प्रश्न पूछे गए होंगे उसको ट्रिक के माध्यम से कैसे आसान भाषा में आपको समझाया जाएगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। और ये कार्तीय गुणन का तीर आरेखीय निरूपण, इसको भी जानेंगे। तो हम लोग ये जो पहला चैप्टर हमारा रिलेशन एंड फंक्शन है, इसको जानने से पहले, इसको स्टार्ट करने से पहले इन सभी टॉपिकों के बारे में जान लेते हैं। तो पहला जो हमारा टर्म है वो है समूचे।
हम लोग जानते हैं कि समुच्चय क्या होता है, तो समुच्चय को समझ लेते हैं। समुच्चय जिसको हम लोग सेट कहते हैं, सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं, यानी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है? सुपरिभाषित का मतलब होता है जिसका परिभाषा न समय के साथ, न स्थान और न व्यक्ति के साथ बदले। मैं इस बात को बता रहा हूँ, जैसे मान लेते हैं कि मैं अगर आपसे पूछूं कि कोई चीज़, मैं बोलूँ कि अगर आप बताइए कि प्रथम 10 प्राकृत संख्या, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6। मैं अगर आपसे 2 महीने बाद पूछूं कि प्रथम 10 प्राकृत संख्या, तो क्या बताओगे? 1 2 3 4, वही 10 तक बताओगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर मैं आपको माधोपुर में पूछूं, या फिर मैं आपको अपने जगह को चेंज करके दूसरे जगह पर ला करके पूछूं, तो क्या आप वही बताओगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या मैं दूसरे व्यक्ति से पूछूं, तीसरे व्यक्ति को से पूछूं, तो क्या सभी लोग वही बताएंगे? तो समझ जाओ कि अगर समय बदलने के बाद भी लोग वही बता रहे हैं, स्थान बदलने के बाद भी, व्यक्ति के बदलने के बाद भी, तो समझो कि वो जो संग्रह है वो क्या है? समुच्चय है। सुपरिभाषित का मतलब यही होता है। यही प्रश्न हम बोले कि भारत के सबसे अच्छे क्रिकेट खिलाड़ियों का संग्रह, तो प्रथम मान लेते हैं 2 ही पूछते हैं सबसे अच्छे, तो आपके लिए अलग हो सकता है, मेरे लिए अलग हो सकता है। कुछ समय के बाद देखा जाए तो कोई दूसरा आ सकता है। स्थान बदल करके देखा जाए, दूसरे देश में जा करके पूछा जाए तो दूसरे देश के लिए दूसरा कोई हो सकता है। तो वो जो है ना सबसे अच्छे खिलाड़ियों के संग्रह, ये समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के साथ, समय के साथ, स्थान के साथ बदल जा रहा है। तो इसका मतलब वेल डिफाइंड का मतलब जिसका परिभाषा समय के साथ न समय के साथ, न स्थान और न व्यक्ति के साथ बदले, उसे हम लोग क्या बोलेंगे भाई? समुच्चय बोलेंगे। ठीक है, यानी आप परिभाषा यहीं तक बोल सकते हो। मैंने आपको समझाने के लिए बोला कि सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है। तो सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। और समुच्चय को हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों जैसे ABC द्वारा क्या करते हैं? सूचित करते हैं, बड़े अक्षरों के द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, आप यहाँ तक समझ पाए होंगे। कोई दिक्कत है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम लोग जो दूसरा पॉइंट है वो है हमारा समुच्चयों का अवयव, इसको जान लेते हैं। समुच्चय का अवयव, एलिमेंट ऑफ सेट। तो समुच्चय में सम्मिलित प्रत्येक वस्तु को समुच्चय का अवयव कहते हैं, और इसे अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों यानी ABCD छोटे अक्षरों के द्वारा क्या करते हैं? निरूपित करते हैं। जैसे मैंने एक सेट का उदाहरण लिया है, एक सेट A है, तो देखो कैपिटल लेटर से समुच्चय को किसके द्वारा? कैपिटल लेटर के द्वारा। और इसके अंदर जो भी वस्तुएं प्रयुक्त हुई है वो क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर हैं, यानी कि जो A-E-I-O-U देख रही है वॉवेल है, और इसको हमने, ये अवयव है, इस समुच्चय का ये क्या है? अवयव है। तो इसलिए हमने इसको क्या किया है? छोटे अक्षरों के द्वारा रिप्रेजेंट किया है। एक और बात यहाँ पर बता देते हैं, समुच्चय में जो भी अवयव लिखे जाते हैं उसको कॉमा के द्वारा अलग अलग किया जाता है, समझ लीजिए। और समुच्चय में किसी भी अवयव को रिपीट करके नहीं लिखा जाता है। जैसे मान लेते हैं स्कूल शब्द में, तो स्कूल में SCHOOL होता है, लेकिन इसी को अगर समुच्चय के रूप में अगर लिखना होगा तो SCHOL हो जाएगा, और इसको किसके द्वारा? कॉमा के द्वारा हम लोग अलग करके लिखेंगे। और हमेशा विथ इन ब्रैकेट यानी कर्ली ब्रैकेट, ऐसा कहें कि मझला ब्रैकेट के अंदर समुच्चय को लिखा जाता है, समुच्चय के अवयवों को लिखा जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें हम लोग जाने। समुच्चय में सम्मिलित प्रत्येक वस्तु को समुच्चय का अवयव कहते हैं, और इस अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर ABCD के द्वारा सूचित करते हैं। जैसे एक समुच्चय हमने A लिया है, AEIOU, तो इसके अवयवों को अलग करने के लिए कॉमा का प्रयोग करते हैं। इसी भी समुच्चय में किसी भी अवयव को हम लोग रिपीट नहीं करते हैं। अगर 2 भी योग होगा तभी हम लोग कितना लिखने वाले हैं? 1 लिखेंगे। इस बात को भी आप जान लीजिए। समुच्चय का निरूपण हम लोग कैसे करते हैं? तो समुच्चय का निरूपण ये 2 प्रकार से हम लोग 2 विधियों के द्वारा होता है। किसी समुच्चय को निरूपित करने की कितनी विधियां हैं? 2 विधियां हैं। एक रोस्टर या सारणीबद्ध रूप,
इसमें क्या होते हैं, अवयवों के समुच्चय के सभी अवयव दिखाई देते हैं। जैसे एक समुच्चय हमने लिखा है ए, इसमें अवयव 1 2 3 डैश एंड डैश दिया गया है, मतलब इसी तरीक़ा से 4 5 6 बढ़ते चला जाएगा। तो रोस्टर या सारणीबद्ध रूप में सभी अवयव दिखाई देते हैं। और समुच्चय निर्माण में क्या होता है, हम लोग जो अवयव है उसकी एक गुण को लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है, इसको पढ़ते कैसे हैं, एक समुच्चय ए है तो इसको पढ़ेंगे इट इज रीड एज, इट इज रीड एज, इट इज रीड एज द सेट ऑफ x such that x एक धनात्मक संख्या है। इसको ऐसे पढ़ेंगे, यानी इस पूरे बात को पढ़ेंगे द सेट ऑफ एक्स, द सेट ऑफ एक्स सच दैट, ये जो बंदा दिख रहा है सच दैट, कई लोग इसको ऐसे ना लिख करके, ये जो ऐसे हमने लिखा है एक सच दैट, कई लोग ऐसे लिख देते हैं एक सच दैट। ठीक है, ये बात और ये बात दोनों सेम है। तो पढ़ेंगे कैसे, द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स एक धनात्मक संख्या है। तो यानी कि इसमें आपको बोला गया, इसको अगर लिखा जाए धनात्मक संख्या, तो यही जो 1 2 3 लिखा गया है तो ये धनात्मक संख्या था। इसी को हमने, ये जो सेट है इसको हमने किस में लिख दिया, सारणीबद्ध रूप में, क्योंकि इसका गुण हम लोग देख रहे हैं कि ये धनात्मक संख्या है। एक ऐसा संख्या है धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या 1 से शुरू होती है और इनफाइनाइट तक जाती है। अब हम लोग बात करते हैं जो ये सिंबल हमने बताया था, ये सिंबल जो है संकेत एप्सिलॉन, और ये क्या है, डज नॉट। अब इसको पढ़ेंगे क्या, इसको हम लोग पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, इसको एप्सिलॉन तो पढ़ेंगे, एप्सिलॉन पढ़ते हैं, लेकिन लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ये जो लिखा गया है इस तरीक़ा से, इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू मतलब सदस्य है, इसको हिंदी में बोलेंगे सदस्य है या अवयव है। और ये इस तरीक़ा से लिख करके काटा गया है तो इसको पढ़ेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी सदस्य नहीं है, सदस्य नहीं है या अवयव नहीं है, सदस्य नहीं है या अवयव नहीं है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं इस सब बातों को, क्योंकि आप क्लियर समझ पाएँ कि हम क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे हमारे पास एक सेट दिया हुआ है, मान लेते हैं एक सेट है, ए बराबर दिया हुआ है 2 4 6 8। तो अगर हम 2 ऐसे लिख करके लिख देते हैं ए, 5, ये एक उदाहरण है, ये दूसरा उदाहरण है डैश एंड डैश सेट ए, और तीसरा उदाहरण में लिख देते हैं डैश डैश ए। तो क्या ये 2 सेट ए में है, तो है तो इसको लिखेंगे बिलोंग्स टू, 5 इसमें है सेट ए में तो नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू, 6 है तो बिलोंग्स टू। तो हम लोग इसका मेनली उपयोग इसलिए करते हैं कि किसी समुच्चय में, संबंध में कोई अवयव है या नहीं है। अगर है तो क्या करेंगे एप्सिलॉन, और नहीं है तो एप्सिलॉन नॉट का प्रयोग कर, डज नॉट, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर हम एप्सिलॉन बोल रहे हैं क्योंकि फिजिक्स में हम लोग इसको बोलते हैं एप्सिलॉन और इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, लेकिन हमको मेनली बोलना चाहिए ये क्या है, बिलोंग्स टू, क्या है बिलोंग्स टू। और ई जो है आप ऐसा देख रहे हैं तो इसको हम लोग बोल सकते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। ठीक है, तो समझ पा रहे होंगे, अगर अवयव होगा तो बिलोंग्स टू और अवयव नहीं होगा तो डज नॉट बिलोंग्स टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जो है उसको समझते हैं। हमारा जो तीसरा पॉइंट था वो क्या था, समुच्चय के प्रकार, इसको समझते हैं, समुच्चय के प्रकार को जानेंगे। तो समुच्चय जो है अनेक प्रकार के होते हैं, इसमें हम लोग देख लेते हैं। मेनली इसको थोड़ा सा नॉर्मली हम लोग जान रहे हैं क्योंकि हमको समुच्चय संबंध पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए समुच्चय के प्रकार को जान रहे हैं। रिक्त समुच्चय जिसको नल सेट बोलते हैं, कई लोग एम्प्टी सेट भी बोला जाता है। ठीक है, एम्प्टी सेट तो यानी कि रिक्त समुच्चय क्या है, तो वह समुच्चय चाहे वैसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं हो उसे रिक्त या शून्य समुच्चय कहते हैं। और इसे ग्रीक भाषा जो ये फाई, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं फाई, फाई, या हम लोग उसको केवल खाली ब्रैकेट के द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। तो रिक्त समुच्चय को फाई या रिक्त ब्रैकेट के द्वारा हम लोग प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ पर एक हमने उदाहरण दिया है, सेट ए इज इक्वल टू द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स एक धनात्मक संख्या है तथा 3 लेस देन एक्स
लेस देन 4, यानी कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 से बड़ा और 4 से छोटा कोई धनात्मक संख्या हो सकता है क्या? नहीं होगा। तो इसके अंदर जो होगा, ये हमने जो उदाहरण दिया है वो किसका उदाहरण है? रिक्त समुच्चय का है। आप समझ लीजिए, यानी कह रहे हैं 1 से एक धनात्मक संख्या है और 3 से बड़ा है ना होना चाहिए और 4 से छोटा होना चाहिए। तो क्या ऐसा संभव है कि जो 3 से बड़ा हो और 4 से छोटा हो? तो कोई भी ऐसा धनात्मक संख्या नहीं मिलने वाला है। और क्या हो जाएगा? पूर्णांक भी नहीं मिलेगा। तो इस तरीका से हम लोग बोल सकते हैं रिक्त संख्या है। ठीक है, रिक्त समुच्चय है। और दूसरा है एकल समुच्चय। तो एकल समुच्चय वैसा समुच्चय जिसमें केवल और केवल कोई एक अवयव हो, केवल और केवल एक अवयव हो से हम लोग एकल समुच्चय कहते हैं। अगर कोई समुच्चय है उसमें केवल एक ही अवयव है तो उसको हम लोग बोलेंगे एकल समुच्चय। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है, x such that x एक धनात्मक संख्या है तथा 3 लेस देन x लेस देन 5, यानी कि 3 से बड़ा और 5 से छोटा एक आ जा रहा है, क्या हो जाएगा? वो 4। तो एक सेट, ये जो इतना पूरा बात लिखा गया है इसको ये लिखा गया है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में, समुच्चय निर्माण रूप में। और इसको हम लिख देते हैं किसमें? इसको हम लिख देते हैं रोस्टर रूप में। ये लिखा गया है रोस्टर रूप में। तो इसके अंदर कितने अवयव है? एक। तो पहला जो था रिक्त समुच्चय, दूसरा था एकल समुच्चय, तीसरा है समान समुच्चय। इसमें 2 समुच्चय जिनके प्रत्येक अवयव एक दूसरे में विद्यमान हो उसे समान समुच्चय कहते हैं। जैसे एक समुच्चय है हमारे पास, द सेट ऑफ x such that x धनात्मक संख्या है तथा 3 लेस देन x लेस देन 6, यानी कि 3 से बड़ा 6 से छोटा। तो एक हो जाएगा 4 और एक हो जाएगा 5। और दूसरा सेट b जो दिया है 4 और 5, तो इसके अंदर भी 4 और 5 है और इसके अंदर भी 4 और 5 है। ये जो लिखा गया है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया, समुच्चय निर्माण रूप में, और ये लिखा है रोस्टर रूप में। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इसमें जो अवयव 4 और 5 है वही अवयव इसी के अंदर भी 4 और 5 है। तो इनको हम लोग बोल सकते हैं समुच्चय बराबर है, इसलिए समुच्चय ए बराबर समुच्चय बी। तो ए बराबर बी लिखा गया है। समझ पा रहे हैं? अब हम लोग दूसरा हम लोग देखते हैं जिसका नाम है परिमित और अपरिमित, दोनों इसी में है। तो वह समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या निश्चित होती है उसे परिमित समुच्चय। जैसे में एग्जाम्पल दिया गया है, द सेट ऑफ x such that x धनात्मक संख्या तथा 1 लेस देन x लेस देन 10, यानी x जो है 1 से बड़ा है 10 से छोटा है। और वह समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या अनिश्चित होती है, माने निश्चित नहीं होती है, उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 ये डैश एंड डैश तक जाते रहा है, यानी कि जब भी डैश एंड डैश दिखाई दे, डॉट 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 दिखाई दे, तो समझना है कि ये अपरिमित समुच्चय है। तो आप समझ पाए? तो इसमें 2 है, आप इसमें देख सकते हैं, एक परिमित समुच्चय और दूसरा अपरिमित समुच्चय। तो 4 और इसमें एक 5 हो जाएगा। अब आपसे मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको बताना है कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं, एक सेट हमने लिखा 1 2 4 6 8 डैश एंड डैश। ये आपको बताना है कि परिमित समुच्चय है कि अपरिमित। कमेंट करके आप बताइए परिमित है कि अपरिमित। दूसरा जो है हमने लिखा 1 2 3 4, ये बताइए कि परिमित है कि अपरिमित है। कमेंट करके आप जरूर बताइए कि ए जो है वो परिमित है कि अपरिमित है, बी जो है परिमित है कि अपरिमित है। कमेंट करके आप बताइए। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं जो हमारा है तुल्य समुच्चय। यानी तुल्य समुच्चय किसे कहते हैं? तो 2 समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या समान हो। अवयव समान नहीं होना चाहिए, अवयवों की संख्या समान हो उसे तुल्य समुच्चय कहते हैं। जैसे ए बी सी, एक सेट ए दिया है जिसमें ए बी सी कितने अवयव है? 3 अवयव। और दूसरा समुच्चय बी जो है उसमें ए 3 4 5, इसमें भी कितना अवयव है? 3। तो जिसमें अवयवों की संख्या अगर समान होगी तो उसको हम लोग तुल्य समुच्चय बोलेंगे। आप दिख रहा है, समझ में आ रहा है आपको? तो जब अवयवों की संख्या समान होगी तब उसको हम लोग बोलते हैं तुल्य समुच्चय। ठीक है, ये 5 नंबर हो जाएगा। यहाँ पर ए और बी समान समुच्चय नहीं होगा, यहाँ पर ये ए और बी तुल्य समुच्चय है। क्यों तुल्य समुच्चय? तो वैसे 2 समुच्चय जिनके अवयवों की संख्या समान होगी उसे तुल्य समुच्चय कहते हैं। आप समझ पाए? उप समुच्चय किसे कहते हैं? तो 2 समुच्चय अर्थात ए और बी जिनमें ए का प्रत्येक अवयव बी में हो। अगर ए का प्रत्येक अवयव बी में है तो हम लोग क्या बोलेंगे? परंतु ए का यह आवश्यक नहीं है कि बी का अवयव बी के सभी अवयव ए में हो। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं और इसे ए सबसेट ऑफ बी लिखते हैं। ये ध्यान देना।
अतः ए सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब हम लोग ये समझ सकते हैं कि सेट ए का ए बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज दैट ए बिलोंग्स टू बी होना चाहिए। यानी कि ये जो अवयव ए है वो सेट ए में है तो सेट बी में भी होगा, तब हम लोग बोलेंगे कि ए जो है बी का अवयव है। ठीक है, अब इस बात को हम लोग इस तरीका से लिख सकते हैं, यदि ए बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज दैट ए बिलोंग्स टू सेट बी, तो हम लोग इसको बोलेंगे ए सबसेट ऑफ बी। आप अभी भी समझ नहीं पाए, यदि समूचे ए में जो भी अवयव है वो समूचे बी में भी हो तो उसको हम लोग बोलेंगे, जैसे एक एग्जांपल दिया गया है 3 4 5, और ये 3 4 5 जो है इसमें भी दिख रहा है 3 4 5, एक अधिक है, उससे मतलब नहीं है। ए का सारा अवयव इसमें है कि नहीं है, अगर है तो हम लोग ए को बोलेंगे कि बी का उपसमुच्चय है, तो यहाँ बोलेंगे ए बी का उपसमुच्चय है और इसे ए सबसेट ऑफ बी लिखते हैं। ठीक है, यदि समुच्चय ए का सारा अवयव समुच्चय बी में है तब हम लोग उसको बोलेंगे कि ए जो है समुच्चय बी का क्या है, एक उप समुच्चय है। समझ पा रहे हैं? चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं उचित, जिसको हम लोग प्रॉपर सबसेट कहते हैं, और यहां पर केवल सबसेट कहते हैं, सबसेट, और ये प्रॉपर सबसेट्स है। इसमें क्या होगा, दो अर्थात ए और बी जिनमें ए के सभी अवयव बी में हो परंतु बी का कम से कम एक अवयव अधिक हो, माने बी में कम से कम एक अधिक होना चाहिए, एक से अधिक भी अधिक हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम बी में एक अधिक होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं उचित उप समुच्चय। उचित उप समुच्चय कहते हैं। जैसे देखिए ए जो दिया है 3 4 5 और बी जो दिया है 3 4 5 6, तो ए जो है इसमें है लेकिन बी में एक ऐसा अवयव 6 है, यानी कि एक अवयव है जो ए में नहीं है, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रॉपर सबसेट है। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी का उचित उप समुच्चय है। यहां पर समझेंगे, अगर मान लेते हैं कि एक समुच्चय हमने लिख दिया, यहां पर आप ध्यान दो, जैसे लिखा है समुच्चय 1 2 3 और एक बी लिखा हुआ है 3 2 1, तो क्या ए और बी उचित उप समुच्चय है? नहीं, इसलिए नहीं है क्योंकि ए और बी में जो अवयव है वो समान है, कोई ऐसा अवयव नहीं है बी में जो ए में नहीं हो, तो यहाँ पर ए को बोल सकते ए बी का उप समुच्चय है और बी ए का भी उप समुच्चय है। एक नोट यहाँ पर समझना पड़ेगा कि जो फाई होता है, फाई सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है, उप समुच्चय होता है। फाई जो है उस सभी समुच्चयों का एक उप समुच्चय होता है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग ध्यान देते हैं नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो उसको समझते हैं। उसमें हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन में अभी जो हमने टॉपिक बोला था कि उस टॉपिक में एक टॉपिक था क्रमित युग्म, आपने देखा होगा क्रमित युग्म, तो उसको समझते हैं। आपको पहले बार जो हमने समझाया था तो उसमें एक टर्म आया था, क्या था वो, क्रमित युग्म। तो क्रमित युग्म को समझेंगे कि क्रमित युग्म होता क्या है। जैसे आपने यहां पर देखा था, तो दूसरा जो टर्म था उसका नाम क्या था, क्रमित युग्म। ये तो हम लोग समझ लिए थे, समुच्चय के प्रकार समझ लिए, उप समुच्चय समझ लिए, क्रमित युग्म समझते हैं। तो क्रमित युग्म का डिफिनेशन देखते हैं। तो यहां पर आप हेडिंग दे लीजिएगा, क्रमित युग्म क्या होगा, क्रमित युग्म, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर। ठीक है, ऑर्डर पेयर। तो ऑर्डर पेयर जो है इसको समझना है, ऑर्डर पेयर क्या होता है। तो ऑर्डर पेयर समझेंगे तो ऑर्डर पेयर का जो परिभाषा है वो क्या है, दो वस्तुओं के ऐसे जोड़े जिन्हें एक क्रम में प्रकट किया जाता है उसे क्रमित युग्म कहते हैं, ऑर्डर पेयर कहते हैं। तो अगर कोई पूछेगा क्रमित युग्म का जो परिभाषा है वो क्या होगा, तो आप आसानी से बता सकते हैं, दो वस्तुओं के ऐसे जोड़े को जिन्हें एक क्रम में प्रकट किया जा सकता है, यानी दो वस्तुओं के निश्चित क्रम को क्रमित युग्म कहा जाता है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं, दो वस्तुओं के ऐसे जोड़े को जिन्हें एक क्रम में प्रकट किया जाता है उसे क्रमित युग्म कहते हैं। आप यहाँ पर यह भी बात समझ सकते हैं कि दो वस्तुओं के निश्चित क्रम को उसको क्या बोलेंगे, ऑर्डर पेयर क्रमित युग्म कहते हैं। उदाहरण के लिए आपको यहाँ पर समझाया गया, ए और बी कोई दो उप समुच्चय हो, क्रमित युग्म ए और बी से तात्पर्य है कि ए जो है सेट ए से है और बी जो है सेट बी से है।
आप यहाँ पर एक बात और भी समझ सकते हैं कि जो क्रमित युग्म की जो समानता है उस पर हम लोग एक टॉपिक यहाँ पर देख लेते हैं। क्रमित युग्मों की जो समानता है, इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स। दो क्रमित युग्म ए और बी और तथा सी और डी, एक ही क्रमित युग्म हो गया और एक क्रमित युग्म समान होंगे यदि संगत घटक समान होंगे। तो इसमें पहला घटक ए है, इसमें पहला घटक सी है, तो पहला और पहला मिलना चाहिए, यानी ए बराबर सी होना चाहिए और बी बराबर डी होगा। तब हम लोग इसको बोलेंगे कि ये जो ऑर्डर पेयर है वो समान है। क्या हम लोग ए बराबर यहाँ पर ए कमा बी बराबर बी कमा ए बोल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? कि इस ऑर्डर पेयर में, इस क्रमित युग्म में पहला घटक ए है, दूसरा घटक बी है। इस ऑर्डर पेयर में पहला घटक बी है, दूसरा घटक ए है। आप ये बोल सकते हैं कि दोनों अवयव में तो सेम है, लेकिन इसमें घटक अलग है, तो ऑर्डर पेयर में ये समान नहीं होंगे। अगर ये समान तब होंगे जब ए बराबर बी होगा और बी बराबर ए होगा, तब ये हम लोग समान बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्रमित युग्म को हम लोग समझना पड़ेगा कि क्रमित युग्म क्या है, दो वस्तुओं को ऐसे जोड़े जिन्हें एक क्रम में प्रकट किया जाता है, या दो वस्तुओं को निश्चित क्रम को क्या कहते हैं, और क्रमित युग्म कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो क्रमित युग्म आपको समझा रहे थे, शायद आपको दिख नहीं रहा था, फिर से आपको समझा देते हैं क्योंकि इसमें आपको दिख नहीं रहा था। क्रमित युग्मों की समानता करें कि दो क्रमित युग्म ए और बी तथा सी और डी, तो दो क्रमित युग्म ए कमा बी है और सी कमा डी है, ये समान होंगे जब इनके संगत घटक समान होंगे, यानी कि ए बराबर सी, यानी पहला घटक ए है, इसमें का पहला घटक ए है, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए। इसमें का दूसरा घटक बी है, इसमें का दूसरा घटक डी है, तो ये बराबर होना चाहिए। बी बराबर के डी होगा, यानी कि ए बराबर सी और बी बराबर डी। तो अब हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों अनुक्रम जो है, दोनों क्रमित युग्म जो है वो क्या है, समान है। यानी आप ए बराबर बी नॉट इज इक्वल टू बी बराबर ए। जैसे कहीं पर आप देखे होंगे निर्देशांक ज्यामिति में 3,4, तो आपसे यही इसका मतलब ये समझते हैं कि x का मान 3 है, y का मान 4 है। x का मान 3 और y का मान 4। क्या अगर हमने लिख दिया 4,3, तो अब क्या होगा, ये x का मान 4 हो गया, y का मान 3, ये तो बराबर है क्या? बराबर नहीं है। इसमें पहला घटक अलग है, इसमें पहला घटक अलग है, तो इसलिए दोनों क्या है, बराबर नहीं है। ये एक अनुक्रम है, क्रमित युग्म है, और ये भी एक क्या है, क्रमित युग्म है, यानी कि दो संख्याओं के निश्चित क्रम को क्रमित युग्म कहते हैं। आप मेरे बात को समझ पा रहे होंगे। थोड़ा सा हम फास्ट बोल रहे हैं ना, तो कभी कभी गलत बोल दे रहे हैं, तो आप लोग इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और हम कोशिश करेंगे कि गलती ना हो। आप देख पा रहे हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। अब हम लोग समझते हैं समुच्चयों का कार्तीय गुणन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, समुच्चयों का कार्तीय गुणन। देख पा रहे हैं, समुच्चयों का कार्तीय गुणन, जिसको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट बोलते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, समझ गए। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले परिभाषा देखने से पहले हम लोग समझते हैं कि कार्टेशियन गुणन जो है, कार्तीय गुणन जो है वो किसके लिए निकालते हैं। तो हम लोग क्रमित युग्म के लिए निकालते हैं, और इसका उपयोग हम लोग करेंगे जब हम लोग समुच्चय का संबंध का परिभाषा देंगे, तब वहाँ पर इसका उपयोग करेंगे। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं परिभाषा में, किसी दो अरिक्त समुच्चय ए और बी का कार्तीय गुणन को ए क्रॉस बी के द्वारा सूचित करते हैं। तो कोई समुच्चय हो, अरिक्त समुच्चय जिसमें कोई ना कोई अवयव होना चाहिए। रिक्त समुच्चय किससे कहते हैं? जिसमें कोई अवयव ना हो। अरिक्त समुच्चय यानी कि नॉन एम्प्टी सेट, तो वैसा समुच्चय जिसमें कम से कम एक अवयव होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे अरिक्त समुच्चय ए और बी। तो यानी यहाँ पर दिया हुआ कि नहीं, दो अरिक्त समुच्चय ए तथा बी का कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी, तो हम लोग कार्तीय गुणन को ए क्रॉस बी के द्वारा सूचित करते हैं। उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय है जिनके प्रथम घटक समुच्चय ए से और दूसरा घटक ए का अवयव तथा द्वितीय घटक समुच्चय बी का अवयव होता है, उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कार्तीय गुणन। अब इसको हम लोग रोस्टर रूप में कैसे लिखते हैं? तो ए क्रॉस बी, तो हम लोग लिख देंगे द सेट ऑफ ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए और बी बिलोंग्स टू सेट बी। इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा समय लेंगे और आपको समझाएंगे कि क्या होता है। जैसे आप मान लेते हैं कि एक सेट है, एक सेट ए है और ए में दिया है 2 और 3, और सेट बी जो दिया गया है उसमें दिया है x, y। तो अगर हमको इसके कार्तीय गुणन निकालना है ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी हम लोग कैसे निकालेंगे? तो इसमें ए क्रॉस बी का मतलब कि पहला घटक ए से आएगा, दूसरा घटक बी से आएगा। तो इन्हें पहला घटक ए लेंगे तो ए का होगा तो 2, x,
ये 2 लिए तो 1 हो गया, या 2 कमा वाई, फिर 3 लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 कमा एक्स या 3 कमा वाई, ये 3 घटक हो गए। अब आपको एक और बड़ा एग्जांपल लेकर के समझते हैं। जैसे अब यहाँ पर एक सेट ए है और इसमें कर देते हैं ए बी सी, और एक घटक बी है जिसमें कर देते हैं 1 और 2। तो अगर हमको ए क्रॉस बी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ए क्रॉस बी का मतलब पहला घटक ए से आना चाहिए, तो ए है तो इसके सबके साथ भेजेंगे तो ये कितना मिल जाएगा ए कमा 1, फिर ये इसके साथ जाएगा तो ए कमा 2, और फिर इसके साथ लेके जाएंगे तो बी कमा 1, फिर इसके साथ आएगा तो बी कमा 2, अब सी को लेकर के जाएंगे तो सी कमा 1 और सी कमा 2, ये हमारा निकल करके आ गया कार्तीय गुणन। अब यहीं पर अगर हम बी क्रॉस ए बोल देते कि बी क्रॉस ए क्या होगा, तो पहला घटक बी से आएगा और दूसरा घटक ए से आएगा, तो हम लोग इसको इसके पास लेके आएंगे तो ये हो जाएगा कितना, इसको लेकर के आएंगे तो 1 कमा ए, 1 कमा बी और फिर 1 कमा सी, समझ पा रहे हैं। अब 2 को लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 2 कमा ए, फिर हो जाएगा 2 कमा बी और 2 कमा सी। तो अगर बी क्रॉस ए बोल रहे हैं तो पहला घटक बी से आ रहा है, और ए क्रॉस बी बोल रहे हैं तो पहला घटक ए से आ रहा है। तो क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर है, देख लीजिए इसमें नहीं है, इसमें ए 1 है, इसमें 1 ए है, तो यहाँ पर तो बराबर नहीं है, इसमें पहला घटक ए है, इसमें पहला घटक 1 है, तो बराबर नहीं है। बोल सकते हैं ए क्रॉस बी नॉट इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, इस बात को भी ध्यान रखना है। आप समझ गए होंगे। अब चलिए आगे समझते हैं, दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन में अवयवों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी। तो आप यहाँ पर देखिएगा, आपको यहाँ पर पता चल जाएगा इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, 2 है, तो एन ए बराबर कितना हो जाएगा 2, यानी कि इसको एन ए लिखने का मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ सेट ए, नंबर ऑफ सेट ए कितना है 2, और बी में कितना है नंबर ऑफ सेट बी, तो सेट बी में कितना है उसमें भी 2 अवयव है। तो इसको हम लोग बोलते हैं किसी समुच्चय में कितने अवयव हैं, किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या को हम लोग बोलते हैं कार्डिनल नंबर। क्या बोलते हैं, कार्डिनल संख्या बोल सकते हैं या कार्डिनल नंबर बोलेंगे, कार्डिनल नंबर, ठीक है। तो इसका कार्डिनल नंबर कितना हो गया 2, इसका कार्डिनल नंबर कितना हो गया 2, तो ए क्रॉस बी का कार्डिनल नंबर कितना है, तो देख लो 1 2 3 4, तो केवल क्या किया गया इन दोनों को गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा एन ए क्रॉस बी निकालना होगा, यानी ए क्रॉस बी में कार्डिनल नंबर, तो ए में कितना संख्या है और बी में कितना संख्या है उसको सिंपल गुणा कर देंगे, तो हमारे पास ए क्रॉस बी का कार्डिनल नंबर निकल जाएगा। समझ रहे हैं। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा लोग, ए क्रॉस बी। अब यहां देख लेते हैं, तो जो टॉपिक था दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या, यदि ए तथा बी दो परिमित समुच्चय, परिमित मतलब जिनके परिमित समुच्चय क्या बोला गया था, यानी कि वैसा समुच्चय जिनके अवयवों की संख्या को क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उसको हम लोग परिमित समुच्चय बोले थे। उनको कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या जो होगी ए तथा बी में अवयवों की संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। यानी अभी मैंने बताया कि एन ए क्रॉस बी जो निकलेगा तो एन ए क्रॉस के बी हो जाएगा। देख लीजिए यही तो हमने सूत्र लिखा था, एन ए क्रॉस बी में जो है वो एन नंबर ऑफ सेट ए गुणे नंबर ऑफ सेट बी, इन दोनों के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। अगर आपसे पूछें, ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास एक सेट है, एक सेट ए दे देते हैं, एक सेट ए जो है वो 2 3 4 है, और एक सेट बी जो है वो क्या है 2 4 6 है, एक और लिख देते हैं 7 कर देते हैं। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कितना है सेट ए में, नंबर ऑफ सेट ए कितना है, तो 3 है, 1 2 3 गो है, और इसमें नंबर ऑफ सेट बी कितना है, तो इसमें है 4। तो अगर मैं पूछ दूं नंबर ऑफ सेट ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितना होगा, तो एन ए क्रॉस एन बी होगा। समझ रहे हैं। तो एन ए में कितना है 3 गो और एन बी में कितना है 4 गो, तो 4 3 12 गो हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई थिंक ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या निकालने आपको आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट, इसको निकाल सकते हैं। एन ए क्रॉस बी जो होगा एन ए गुणे एन बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं कार्तीय गुणनफल का आरेखीय निरूपण। इसका आरेखीय निरूपण हम लोग किस तरीका से समझेंगे, यानी कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट,
तो कार्तीय गुणन का आलेखीय निरूपण देखिए, समुच्चय ए तथा बी के कार्तीय गुणन को आरेखीय निरूपण करने के लिए समुच्चय ए तथा समुच्चय वी को वेन डायग्राम यानी कि वेन आरेख यानी वेन डायग्राम के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद तत्पश्चात यानी उसके बाद ए के प्रत्येक अवयव को बी के प्रत्येक अवयव से निर्दिष्ट रेखाखंड यानी कि डायरेक्टेड लाइन से निर्दिष्ट रेखाखंड डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के द्वारा निरूपित करते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। मैं आपको एक और बात बता दूं, अभी समझा देते हैं कि क्या बात हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक सेट ए है, एक सेट ए आप देख रहे थे, जैसे मान लेते हैं यहाँ कर दिया गया है ए बी सी, एक बी जो दिया गया उसमें मान लेते हैं ये दिया है 1 2। तो ए क्रॉस बी अगर निकालते आप तो कैसे निकालते हैं, पहला अवयव ए से आएगा तो ए को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा a, 1, इसके बाद हो जाएगा a, 2, फिर बी जाएगा तो हो जाएगा b, 1 और b, 2, फिर हो जाएगा सी जाएगा तो c, 1 और c, 2, ये हो गया कार्टेशियन। लेकिन इसी को नंबर लाइन से अगर आलेखीय निरूपण करना है तो सेट ए को हम लोग वेन डायग्राम में लिख देंगे ए बी सी और सेट बी को लिख देंगे 1 2। तो ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो इसको हम लोग को निर्दिष्ट करना है तो रेखाखंड के द्वारा। जैसे ए का इसके साथ गया, फिर ये इसके साथ गया है तो ए 1 के साथ, फिर ए 2 के साथ, फिर बी जो है वो किसके साथ है 1 के साथ, और बी किसके साथ 2 के साथ, फिर सी किसके साथ 1 के साथ, फिर सी किसके साथ 2 के साथ। तो जो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसका हम लोग जो निकाले हैं ये क्या है, आलेखीय निरूपण है। समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर भी आप देख लीजिए, एक सेट है 2 4 6 और इसमें दिया 3 4, तो ये प्रत्येक अवयव 2 को हम लोग 3 के पास भेजे हैं, फिर 6 के पास भेजे हैं, 4 को भी 3 के पास, 5 के पास, 6 को हम लोग 3 के पास, 6 के पास। तो ये जो है आलेखीय निरूपण है। तो यहाँ पर सेट ए जो है 2 4 6 है सेट ए में, सेट बी में अवयव है 3 और 4, और ए क्रॉस बी निकालेंगे तो यहाँ से देख लीजिए ए क्रॉस बी हो जाएगा 2, 3, 2, 5 और 4, 3 और 4, 5, 6, 3 और 6, 5। ये हमारे पास आलेखीय निरूपण हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। जैसे हमने लिखा सेट ए बराबर दिया गया है 1 2 3 और सेट बी जो दिए हैं 2 3 2 8 कर देते हैं 2 8, और ये जो सी जो दिया गया है एक सी सेट है और इसमें दे देते हैं x y z। तो आपको बनाना है ए क्रॉस बी क्या होगा, दूसरा बनाना है बी क्रॉस ए क्या होगा, दिख रहा है बी क्रॉस ए, और उसके बाद बताना है बी क्रॉस सी क्या होगा, और उसके बाद सी क्रॉस बी क्या होगा, इसको आप लोग को बताना है। एक और देख सकते हैं ए क्रॉस सी क्या होगा और सी क्रॉस ए क्या होगा। यानी आपको सेट ए दे दिया है, सेट बी दिया है, सेट सी दिया है, तो इतने प्रश्नों को अपनी कॉपी में जरूर बना लीजिएगा। समझ रहे हैं, आपको बेहतर तरीका से समझना है, और इसमें इससे जो रिलेटेड प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, चलिए। तो यानी कि कार्तीय गुणनफल का आलेखीय निरूपण आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। बोलिए, समझ में आया है, कोई दिक्कत? चल, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को समझेंगे। अब हम लोग मेनली इंटर किए हैं, संबंध पढ़ने वाले हैं। अब क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? संबंध पढ़ने वाले हैं। देखते हैं संबंध क्या होता है। तो जो संबंध जिसको आप बोलते हैं रिलेशन संबंध, तो संबंध का परिभाषा जो है बहुत आसान है। आप ऐसे आम जीवन में देखते हैं, कोई किसी का बेटा है, किसी का पति है, किसी का भाई है, किसी का दोस्त है, उसी तरीका से मैथ में भी रिलेशन होता है, लेकिन उनको अलग तरीके से हम लोग परिभाषित करेंगे। कोई भी संबंध जो होगा ए से बी में, कोई भी संबंध जो होगा वो ए क्रॉस बी का कोई ना कोई अवयव ही होगा। यहाँ पर देख लीजिए, करे संबंध का जो परिभाषा है उसमें हम लोग देख रहे हैं कि किन्हीं दो अरिक्त समुच्चय ए तथा बी में संबंध आर, तो संबंध को हम लोग आर के द्वारा सूचित करेंगे। संबंध आर इन दो समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल का एक उप समुच्चय होता है। अर्थात तो जो भी रिलेशन होगा वो ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय होगा। यानी ए से बी में कोई भी संबंध आपको निकालना होगा तो क्या होगा? ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय होगा। अब आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझा दूं दूसरी बात। जैसे अगर हमारे पास एक सेट ए है, ये दिया है 2 4, और एक सेट बी दिया है, इसमें दिया है 4 16, ये दिया हुआ है। तो हम अगर ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ए क्रॉस बी निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा? 2 4,
और 2,16। दूसरा क्या हो सकता है 4,4 और 4,16, ए क्रॉस बी निकलेगा। अब इसी में से अगर कोई रिलेशन हमने बोला ए से बी में, तो इसी का कोई उप समुच्चय होगा, 2,4 बोल सकते हैं और 4,16। तो 4,16 क्या ये ए से बी में कोई संबंध है? तो बिल्कुल है। ये R1 जो हमने लिखा ए से बी में संबंध इसलिए है क्योंकि ये जो अवयव लिखे हैं ए क्रॉस बी का क्या है, उप समुच्चय है। इसमें इसको ढूंढेंगे तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम ये समझाने का R2 एक लिख देते हैं। R2 जो लिख रहे हैं 2,16 और 4,4 और एक लिख रहे हैं 4,16। क्या ये ए से बी में एक संबंध है? तो बिल्कुल है। ए से बी में संबंध इसलिए है क्योंकि ये जो भी अवयव लिखे हैं वो ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय है। तो R2 जो है ए क्रॉस बी का उप समुच्चय है, इसलिए ए से बी में संबंध है। यानी ए से किस में? बी में संबंध है। तो ए से बी में संबंध होने के लिए क्या होना चाहिए? ए क्रॉस बी का कार्तीय गुणनफल होना चाहिए। आप समझिए यहाँ पर। तो किन्हीं दो अरिक्त समुच्चय ए तथा बी में संबंध R, इन दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय होता है, अर्थात R जो होता है सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यानी R जो भी होगा वो ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय होगा। अभी इसके पहले हम लोग उप समुच्चय बताए थे कि ए बी का उप समुच्चय कब होगा? जब ए का सारा अवयव बी में मिलेगा, तब हम लोग बोलेंगे कि ए जो है वो बी का उप समुच्चय है। यह उप समुच्चय R कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी के क्रमित युग्मों के प्रथम घटक तथा द्वितीय घटकों के बीच संबंध को स्थापित करने से प्राप्त होता है। तो बिल्कुल सही बात है। उप समुच्चय R जो है कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी के क्रमित युग्मों, तो हमने ऑर्डर पेयर जो बोला था, क्रमित युग्मों के प्रथम घटक तथा द्वितीय घटकों के बीच संबंध को स्थापित करने से प्राप्त होता है। द्वितीय घटक प्रथम घटक का प्रतिबिंब होता है। द्वितीय घटक प्रथम घटक का क्या होता है? प्रतिबिंब होता है। कहीं मान लेते हैं कि हमने लिखा ए और बी लिखा है, तो ये द्वितीय घटक जो है प्रथम, यानी ए जो होगा बी जो होगा ए का प्रतिबिंब होगा। बी जो है ए का प्रतिबिंब है और ए जो है बी का पूर्व प्रतिबिंब है, प्री इमेज। यानी बी ए का इमेज है और ए जो है बी का प्री इमेज है। आप यहाँ पर ही बोल सकते हैं कि बी जो है ए का प्रतिबिंब है और ए जो है बी का पूर्व प्रतिबिंब है। यहाँ पर ये समझना है। समझ में आया कि नहीं आया? अब हम लोग, ये भी कई बार प्रश्न आया है आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न में, इस टॉपिक को आप बेहतरीन से समझना आसान से, और इस पर ध्यान दीजिएगा कि अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर आप लोग कीजिए, फिर से हम समझाने का प्रयास करेंगे। यानी कि संबंधों की कुल संख्या कैसे निकालेंगे? यानी कि ए से बी में संबंध होंगे तो कितने होंगे? ए में कितने अवयव हैं, बी में कितने अवयव हैं, ए से बी में जो संबंध होगा वो कितने होगा? तो यहाँ पर हम लोग ध्यान दीजिएगा, अगर ए तथा बी में कोई दो अरिक्त परिमित उप समुच्चय है, यानी ए तथा बी कोई दो अरिक्त परिमित समुच्चय है जिनमें क्रमशः m तथा n अवयव हैं, अतः a क्रॉस b में m गुणे n अवयव होंगे, m गुणे n अवयव होंगे जो कि क्रमित युग्म होते हैं। तो a क्रॉस b जो होता है, तो हमने आपको बोला था कि a में अगर m अवयव है, जैसे अगर यहाँ पर समझना है, ध्यान दीजिएगा, एक सेट है और उस सेट a में जो है अवयवों की संख्या m है और सेट b में जो है अवयवों की संख्या कितनी n है। तो a क्रॉस b जो होगा, a क्रॉस b में टोटल अवयव जो होंगे वो n a क्रॉस एन बी होगा, और इसका मान हमने m रखा है और इसका मान n, तो mn होगा कि नहीं होगा? तो वही बात बता रहे हैं कि mn होंगे। यानी माना ए तथा बी कोई दो अरिक्त परिमित समुच्चय, अरिक्त भी है और परिमित है। परिमित का मतलब जिनके अवयवों को गिना जा सकता है, जिसमें क्रमशः m तथा n अवयव हैं, अतः a क्रॉस b में mn अवयव होंगे जो क्रमित युग्म है। इस प्रकार a क्रॉस b के कुल उप समुच्चयों की जो संख्या होगी, उप समुच्चयों की संख्या 2 के पावर mn होगा। तो यानी कि इसलिए हम लोग a क्रॉस b में प्रत्येक उप समुच्चय जो होता है a से b में एक संबंध को प्रदर्शित करता है, अतः a से b में संबंधों की जो संख्या होगी 2 के पावर mn हो जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो को हम यहीं पे रहने देते हैं। कल जो है फिर से हम लोग संबंध पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम लोग इस बात को भी जानेंगे कि फलन क्या है, और संबंध से रिलेटेड जो भी बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं उसको देखेंगे। तो वीडियो की जो साइज़ है वो बड़ा हो जाएगा, इसलिए आज के वीडियो को यहीं पे रहने देते हैं और हम लोग कल फिर संबंध देखेंगे, संबंध के बाद फलन देखेंगे और संबंध से रिलेटेड जो भी प्रश्न है उसको देखेंगे। ठीक है, और कल और भी बेहतर तरीक़ा से समझाने का प्रयास करेंगे। और आप लोगों से निवेदन है, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कॉपी पेन ले करके देखिए, जो भी पॉइंट है उसको लिखिए, और आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो उसको कमेंट जरूर कीजिए ताकि हम उसको देखें और फिर से अगले वीडियो में उस चीज़ को हम बताने का प्रयास करें।